हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया और आज हम फिर से एक और वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 6 को कवर करेंगे, वो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने प्रीवियस सेक्शंस को कवर किया है, तो प्लीज़ उनको देखिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड हाँ, आपको जो भी फीडबैक देना है वो आप कमेंट में भी दे सकते हो। तो जैसे कि हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 6 को पढ़ने के लिए भी हम वैसे ही तरीके को अपनाएंगे कि हम सेक्शन को पढ़ने की बजाय पहले हम अपने हिसाब से सेक्शन को ब्रेक करके समझेंगे, देन हम सेक्शन को रीड करेंगे। ओके, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 6 की, तो सेक्शन नंबर 6 तीन चीज़ों के बारे में बात करता है: मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट के बारे में। ये बोलता है कि जितने भी फैक्ट मोटिव को दिखाते हैं, कौन से मोटिव को, जो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड मोटिव है या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, या फिर प्रिपरेशन को शो करते हैं, या फिर कंडक्ट को बता रहे हैं, वो सारे फैक्ट रिलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें पार्ट 2 की, चैप्टर 2 की, जो कि जिसमें सेक्शन नंबर 6 फॉल करता है, वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है ना। तो हम यहाँ पर रिलेवेंसी ही समझ रहे हैं, कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि वो फैक्ट जो मोटिव बताएंगे, वो फैक्ट जो प्रिपरेशन बताएंगे, वो फैक्ट जो कंडक्ट को शो करेंगे, जो कि रिलेटेड है किससे, फैक्ट एंड इशू से, रिलेवेंट फैक्ट से, वो सारे हमारे रिलेवेंट फैक्ट ही कंसीडर किए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि मोटिव क्या होता है। ओके, मोटिव को समझेंगे देन हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले अगर हम बात करें, हमें पता है कि जब हम क्राइम की बात करते हैं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम हम बीएनएस में पढ़े हैं, आईपीसी में पढ़े हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करें, तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में 4 स्टेजेस की बात की जाती है। सबसे पहले हमारी क्या है, सबसे पहले इंटेंशन बताया जाता है कि इंटेंशन देखिए, प्रिपरेशन देखिए, उसके बाद अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट यानी कि इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो पर्सन ने क्राइम किया उसका इंटेंशन चेक किया जाएगा कि सच में वो क्राइम करना चाहता था या नहीं। अगर नहीं चाहता था, तो अगर उसने किसी का मर्डर कर दिया बिना इंटेंशन के, बाय एक्सीडेंट, तो वो कल्पेबल होमोसाइड में आ जाएगा। जैसे कि आप है ना, एक पर्सन को ड्राइविंग सिखा रहे थे और उसको शायद कंट्रोल करना नहीं आया गाड़ी का, जिसकी वजह से रैश ड्राइविंग एक तरीके से हो गई, और जो भीड़ भाड़ थी उसमें से कुछ पीपल इंजर्ड हो गए और कुछ मर गए। ठीक है, तो वहां पर यही बोला जाएगा वो क्या है, कल्पेबल होमोसाइड है, या फिर क्या है, एक्सीडेंट में फॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटेंशन। इंटेंशन ज़रूरी है जब आप क्राइम को प्रूव करते हो। प्रिपरेशन शो करते हो आप, अटेम्प्ट किया उसने या नहीं किया, अकम्प्लिश हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप क्राइम में शो करते हो। ओके, अगर हम मोटिव की बात करें, तो मोटिव भी इंटेंशन जैसा होता है, लेकिन कंप्लीटली इंटेंशन नहीं होता। मोटिव और इंटेंशन में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम बात करें मोटिव की, तो मोटिव हमें बताता है कि किसी पर्सन ने जो काम किया वो क्यों किया। ठीक है, किसी पर्सन ने कोई काम किया तो क्यों किया, वाई का आंसर आपको मोटिव से मिल जाएगा। ओके, इंटेंशन, इंटेंशन से आपको पता चलेगा कि व्हाट समवन वांट टू अचीव, अचीव क्या करना चाहता है, वो सामने वाले को मारना चाहता है या नहीं चाहता, क्यों मारना चाहता है, ये चीज आपको मोटिव बताएगा। कॉज नहीं बताएगा। अब आप सोचो कि कॉज भी तो हमें वो बताता है, नहीं नहीं नहीं, कॉज का अपना एक इफेक्ट होता है कि कुछ हुआ जिसकी वजह से उसने मर्डर किया। ठीक है, उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। मोटिव माइंड की चीज है, ये प्रिपरेशन के थ्रू आपको दिखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। मतलब कि मेरा और मेरे फ्रेंड का अगर झगड़ा हुआ है, मतलब कि मेरे पास मोटिव है उसका मर्डर करने का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने मर्डर किया हो। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि मोटिव एक्चुअल में क्या है। तो ये यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि इट अंडरलाइंग रीजन, ये बताता है क्यों किसी ने ऐसा सोचा होगा, क्यों किसी ने ऐसा किया होगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन क्या होता है, ये भी स्टेज ऑफ क्राइम ही होता है, जहां पर एक पर्सन एक स्टेप लेता है
क्राइम को कमिट करने का। पहले आपके पास मोटिव आया, ये माइंड का है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक वो कैसे अकम्प्लिश होगा? यानी कि आपने प्रिपरेशन किया, अटेम्प्ट किया, तो प्रिपरेशन एक स्टेज है आपके क्राइम को कमिट करने की, है ना? तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन, वैसे तो अगर हम बात करें बीएनएस में, तो प्रिपरेशन को एज सच ऑफेंस नहीं कंसीडर किया है, लेकिन अगर इसके दो एक्सेप्शन है, वेजिंग वॉर जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, या फिर डकैती की बात अगर हम करेंगे, तो इनको प्रिपरेटरी स्टेज पर भी क्राइम कंसीडर किया गया है और उसके लिए पनिशमेंट भी है। नाउ अब हम बात करते हैं कंडक्ट। क्या होता है कंडक्ट? कंडक्ट एक्चुअल में एक एक्सटर्नल बिहेवियर है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, बिहेवियर है। ओके, ये बिहेवियर दो टाइप के हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में हमने दो टाइप के कंडक्ट की बात करनी है। एक है हमारा प्रीवियस कंडक्ट, दूसरा है हमारा सब्सिक्वेंट कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट जो कि किसी भी एक्ट से होने के पहले के कंडक्ट को बताता है, वहीं पर सब्सिक्वेंट कंडक्ट आपको एक्ट के होने के बाद के कंडक्ट को बताता है। जैसे मान के चलो ये वाले टाइम पर कंडक्ट नहीं, मतलब इस वाले टाइम पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्राइम हुआ, इससे पहले का जो ये बिफोर वाला सीन है, इसको हम बोलेंगे प्रीवियस कंडक्ट। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है जहाँ पर आपने कोई कंडक्ट किया है, जहाँ पर आपका कुछ एक्सटर्नल बिहेवियर दिखता है, वो होगा आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब प्रीवियस कंडक्ट क्या होता है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या होता है? प्रीवियस कंडक्ट, जैसे कि मेरे फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ और मैंने उसको अपने फ़ोन से ब्लॉक कर दिया, दिस इज वॉट अ प्रीवियस कंडक्ट। ओके, नाउ बी का यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले टाइम पर आकर मर्डर हो गया। ठीक है, बी का इस वाले टाइम पर आके मर्डर हो गया। अब मैंने क्या किया, जो हमारा झगड़ा चैट पर चल रहा था, उस चैट को मैंने डिलीट कर दिया जैसे ही मुझे पता चला कि बी का मर्डर हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया। क्योंकि लाइक लोग क्या सोचेंगे कि मैंने ऐसा किया, तो उसके चलते मैंने क्या कर दिया, वो चैट्स वगैरह डिलीट कर दिए, कहीं मुझ पर ब्लेम ना आ जाए, या फिर मैं ये चीज़ नहीं प्रूफ करने देना चाहता कि मैंने ही वो मर्डर किया, इसलिए मैंने वो चैट्स भी डिलीट कर दिए। तो कुल मिला के जो क्राइम हुआ है उस टाइम के बाद वाला जो कंडक्ट होगा वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट होगा, और जो पहले हुआ है क्राइम से वो हमारा प्रीवियस कंडक्ट होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम पहले सेक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो कुछ पार्ट्स में दिया गया है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, क्लॉज 1, क्लॉज 2। तो हम देखते हैं, पहले हमने क्लॉज 1 को पढ़ना है। क्लॉज 1 में बात की गई है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इन सारे चारों टर्म को हमने समझ लिया वन बाय वन। अब इसमें क्या बोला गया है, एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शो कॉन्स्टिट्यूट। कोई भी फैक्ट रिलेवेंट होगा अगर वो दिखाता है मोटिव को, प्रिपरेशन को। किससे रिलेटेड? फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। ओके, ये चीज़ हम समझ लिए कि भैया कोई भी मोटिव, कोई भी प्रिपरेशन अगर फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड मोटिव या प्रिपरेशन को शो कर रहा है, वो सारा फैक्ट हमारा रिलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। ओके, नाउ अब आते हैं हम हमारे सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज 2 पर। इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, बाद में हम रीड करेंगे, पहले हम इस उधर आएंगे। तो अगर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह का एक केस लॉ है जिसमें ये बताया गया था कि अगर आपके पास केस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो आपको एक्यूज्ड को अगर पनिश करना है तो वहाँ पर आप मोटिव जैसे जो फैक्ट होते हैं उनको एज अ एविडेंस कंसीडर कर लेते हो। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई थी, और यही रीज़न है कि हम यहाँ पर मोटिव के फैक्ट को भी इसेंशियल समझ रहे हैं एज अ एविडेंस। क्योंकि हम जब स्टेज ऑफ क्राइम में देखते हैं तो सिंपल एक मोटिव, सिंपल एक इंटेंशन, एक हम बोल सकते हैं रीज़न नहीं हो सकता किसी को पनिश करने के लिए। ओके, अब ना आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कंडक्ट इज कंसीडर टू बी रिलेवेंट इफ इट इज डन बाय। कंसीडर किया जाएगा कंडक्ट रिलेवेंट कब? जब वो पार्टी के द्वारा किया गया हो, एजेंट के द्वारा किया गया हो पार्टी के, या फिर विक्टिम द्वारा किया गया हो, वो सारे कंडक्ट रिलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि भैया क्या हुआ कि किसी ए ने, जैसे कि हमने बात की, ए ने बी के साथ चैट पे बात किया, ठीक है, और बी ने उसको एब्यूज वगैरह किया, बी ने ए को एब्यूज किया। इन रिटर्न ए ने
बी को धमकी दी। ठीक है, ये चीज हो गई। यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टीज के क्या हो रहे हैं, दोनों पार्टीज के कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ए ने बी को इन्फॉर्म किया अगर तू इसी तरीके से रिएक्ट की तो मैं सी को बोल के तेरे घर पर कुछ भी अनएप्रोप्रिएट कर सकता हूँ। ओके, ये चीज की धमकी दे दी ए ने। ठीक है, और ऐसा रियल में करा भी। ए ने सी को बोला और सी ने बी का मर्डर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर बी का कंडक्ट कि बी ने एब्यूज किया था, ए का कंडक्ट कि ए ने धमकी दी थी, और एजेंट सी का कंडक्ट कि उसने बी का मर्डर कर दिया। ये सारे कंडक्ट क्या हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। आई गेस ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें देसराज शर्मा वर्सेस स्टेट की बात की गई है, यहाँ पर बोला गया है कंडक्ट ऑफ वन एक्यूज इज नॉट रिलेवेंट अगेंस्ट को एक्यूज। किसी भी एक एक्यूज्ड का कंडक्ट उसके को एक्यूज्ड पर रिलेवेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऐसा बहुत सारा हो सकता है केसेस में कि बहुत सारे को एक्यूज्ड हों, मतलब कि मोर देन वन एक्यूज जहाँ पर हो, तो वहां पर जैसे मान के चलो ए ने क्या किया, बी पुलिस स्टेशन पे फायरिंग कर दी। ठीक है, और सी इसका को एक्यूज्ड भी है, लेकिन सी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सी वहां पर मौजूद भी नहीं था। ठीक है, और ये दोनों ही एक ट्रायल पर चल रहे हैं, ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, ऐसा करके कुछ है। और ए ने क्या कर दिया, कहीं से उसको गन वगैरह मिली और उसने पुलिस स्टेशन में जाके फायरिंग वायरिंग कर दी। ठीक है, कैसे करी नहीं पता। अभी ये सोच लो कि बस बी पुलिस स्टेशन में जाके उसने फायरिंग कर दी, तो क्या ए को सी के कंडक्ट के लिए भी एक्यूज माना जाएगा? तो नहीं। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो एक्यूज्ड है उसका कंडक्ट दूसरे को एक्यूज्ड पर रिलाई नहीं करेगा, उसके लिए वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये चीज देसराज शर्मा वर्सेस स्टेट वाले केस में बताई गई थी, 1951 का ये केस है। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया है द कंडक्ट इज रिलेवेंट इफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा फोकस करना। आपको कहीं भी इसके बारे में उतना अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, द कंडक्ट इज इन रेफरेंस टू द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। कंडक्ट कब रिलेवेंट होगा? अगर कंडक्ट रेफर कर रहा है किसी फैक्ट एंड इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को। कंडक्ट कब है ना इंपॉर्टेंट माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा? जब वो शो करेगा इन्फ्लुएंस को, कि भैया कंडक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है किसी फैक्ट एंड इशू की वजह से और रिलेवेंट फैक्ट की वजह से, इन्फ्लुएंस हुआ या इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है कि भैया इन्फ्लुएंस किया गया या इन्फ्लुएंस खुद हो गया किसी भी फैक्ट एंड इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से, कोई भी कंडक्ट, या फिर कंडक्ट ही रेफर कर रहा है फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट को। ये चीज अभी नहीं समझ में आएगी, एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे से ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मान के चलिए ए और बी साथ में घूम रहे थे स्ट्रीट पे, इनके बीच में कुछ तो कन्वर्सेशन हुआ और इनमें फाइट होना स्टार्ट हो गया उसी स्ट्रीट पे। ठीक है, और ए बहुत ज्यादा साउट होकर बी को एब्यूज भी कर रहा था और उसको धमकी भी दे रहा था, थ्रेटन भी कर रहा था। ये चीजें पूरी स्ट्रीट ने देखी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही, मतलब उसी दिन बी का मर्डर भी हो जाता है। ठीक है, यानी ए और बी का झगड़ा करना ये रेफर कर रहा है किसको, कि फैक्ट एंड इशू को। फैक्ट एंड इशू क्या होगा कि बी का मर्डर ए ने ही किया है या नहीं, इस चीज को ही तो रेफर कर रहा है वो झगड़ा। इसलिए ये फैक्ट क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा कि ए और बी का झगड़ा हुआ था उससे कुछ घंटे पहले स्ट्रीट पर। ओके, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पर बी का मर्डर हो गया और ए जो है वो एब्सकॉन्ड हो जा रहा है। ठीक है, वो पुलिस से भाग रहा है, आ नहीं रहा है, उसको सम्मन वगैरह भी इशू किए गए, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है ये ए का कंडक्ट वहां से भाग जाना, ठीक है, पुलिस के पकड़ में नहीं आना। ठीक है, ये भी अपने आप में फैक्ट है। वैसे तो यही फैक्ट है कि भैया पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा, ठीक है, और वो वहां से भाग गया है, वो यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में कोई गिल्ट प्रूफ नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन 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 जब आप इससे रिलेट करोगे कि बी का मर्डर ए ने ही किया है और फिर आप ये कहोगे भैया ए भाग गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्टोरी लाइन को समझाने में काम कर रहा है ना।
तो इसी रीजन से ये जो फैक्ट है जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा कि बी का मर्डर हुआ है या ए ने बी का मर्डर किया है, लेकिन इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हाँ बी का मर्डर हुआ है इसीलिए तो वो भागा है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें ए और बी का स्ट्रीट पे फाइट हुआ, ये एक्चुअल में रेफर कर रहा है कि हाँ चांसेस हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया होगा, ठीक है। लेकिन ए और बी का झगड़ा होना एक्चुअल में कुछ भी हम बोल सकते हैं ये नहीं है कि क्राइम नहीं है, ओके, ऑफेंस नहीं है, कोई झगड़ा हो जाना आपस में कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि फैक्ट एंड इशू से वो रेफर कर रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है इसलिए वो रिलेवेंट हो जाएगा फॉर द केस एज अ एविडेंस। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट से जब कोई भी फैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं जब कोई भी कंडक्ट उसको रेफर कर रहा हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उससे इन्फ्लुएंस हो गया हो एक्चुअल में, तो वो भी रिलेवेंट माना जाएगा कंडक्ट। यानी कि अगर हम बात करें कंडक्ट के बारे में हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कंडक्ट हमारे दो होते हैं, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। फिर हमने ये पढ़ा कि जो कंडक्ट है वो दिए किस किस के द्वारा जाते हैं, पार्टी, एजेंट और विक्टिम के द्वारा। फिर हमने ये देखा कि कंडक्ट जो एक एक्यूज्ड का है वो दूसरे को एक्यूज्ड के अगेंस्ट रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। फिर हमने ये देखा कंडक्ट जो है वो रिलेवेंट कब होगा, जब कंडक्ट रेफर करेगा फैक्ट एंड इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट को, या फिर जब कंडक्ट इन्फ्लुएंस हो गया होगा फैक्ट एंड इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट से। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम दोबारा से हमारा सेक्शन रीड करेंगे और क्लॉज 2 पर पढ़ेंगे। क्लॉज 2 ने बोला अ कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट, और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का एजेंट, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस ऑफ सच सूट और प्रोसीडिंग, और इन रेफरेंस, क्या बोला गया है, और इन रेफरेंस टू इन एनी फैक्ट एंड इशू हियर देयर इन और रेलिवेंट देयर टू, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम, ठीक है, किसी भी पर्सन का कंडक्ट जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है यानी कि विक्टिम की बात हो गई, इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग में क्या होगा, रिलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस हुआ हो या इन्फ्लुएंस हो चुका हो, वो कंडक्ट फैक्ट एंड इशू से और रेलेवेंट फैक्ट से वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। मैटर नहीं करता वो कंडक्ट प्रीवियस हो या फिर सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो। आई थिंक क्लॉज 2 एंड क्लॉज 1 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन 1 की। तो एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए बैक टू द अवर स्लाइड, देन हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन 1 अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ BSA आपको बताता है कि स्टेटमेंट एक एविडेंस नहीं है, स्टेटमेंट एक रिलेवेंट फैक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें एविडेंस BSA की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सेक्शन 15 to 33 में कंडीशंस दिए गए हैं कब कब स्टेटमेंट रिलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। अभी तो हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, फैक्ट कब कंसीडर किए जाएंगे, स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट की बात की जा रही है पार्ट 2 चैप्टर 2 में, ओके, सेक्शन 6 में। तो यहाँ पर हमें क्लियरली बोला कि भैया स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे रिलेवेंट, ओके, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन क्या है, बट कंसीडर रिलेवेंट इफ इट इज अकम्पनी द कंडक्ट एंड एक्सप्लेन द कंडक्ट। अगर वो किसी भी कंडक्ट के साथ दिया गया स्टेटमेंट हो या फिर कंडक्ट को एक्सप्लेन करता हुआ कोई भी स्टेटमेंट हो, देन वो रिलेवेंट है। यानी कि अगर आप जो FIR कराते हो, यानी कि आप जो कंप्लेन कराते हो, यानी कि आप उस कंडक्ट को एक्सप्लेन ही तो कर रहे हो, जो कंडक्ट हुआ है क्राइम के टाइम पर, वो एक्चुअली में वो स्टेटमेंट क्या हो गया, अपने आप में रिलेवेंट हो जाएगा। या फिर कोई भी क्राइम हो रहा है, जैसे कि A और B साथ में चोरी करने के लिए जा रहे थे, एकदम से A का माइंड मतलब B ने क्या किया, मंदिर से चोरी करने का सोचा, B ने मना कर दिया कि किसी के घर के भी मंदिर से हम चोरी नहीं करेंगे, और वो वहां से वापस हुआ, ठीक है, और उसने इस चीज के लिए मना किया। ये जो मना करना है, क्योंकि ये क्राइम हो रहा है, उस टाइम पर A मना कर रहा है कि मैं नहीं कर रहा और तू भी मत कर, तो ये अपने आप में रिलेवेंट हो जाएगा। यानी कि अकम्पनी विद द कंडक्ट, कंडक्ट के साथ कहा गया स्टेटमेंट भी रिलेवेंट होगा।
अब हम बात करें एक्सप्लेनेशन टू की। एक्सप्लेनेशन टू क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन टू बोलता है इफ द स्टेटमेंट अफेक्ट द कंडक्ट देन इट इज रिलेवेंट। अगर कोई भी स्टेटमेंट कंडक्ट को अफेक्ट कर रहा है तो वो भी रिलेवेंट होगा। जैसे कि मान के चलो ए जो है वो बी को प्रपोज कर रहा है, ठीक है, उसने प्लानिंग की है और वो सोच रहा है कि बी को आज रिंग वगैरह पहना के उसको डायरेक्ट प्रपोज कर देगा, ठीक है, शादी के लिए पूछ लेगा। ठीक, ए जाता है, ठीक, और ऐसे जैसे ही वो कर रहा होता है ये कंडक्ट कि भैया रिंग वगैरह दे रहा होता है और बोल रहा होता है, बी उसको रिजेक्ट कर देती है और है ना उसको एकदम बोल सकते हैं उसको बुरा फील कराने के साथ साथ उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि तू मेरे लाइक नहीं है एंड ऑल। तो ये जो इसके स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएंगे जब ए क्या कर देगा, बी का मर्डर कर देगा। अगर वहीं पर ए बी का मर्डर कर देता है तो ये बी के स्टेटमेंट और ए के स्टेटमेंट भी अपने आप में रिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि बी के स्टेटमेंट से ही क्या हुआ है, ए का कंडक्ट हुआ है, ए का कंडक्ट इन्फ्लुएंस हुआ है, अफेक्ट हुआ है। सो ये है पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन वन और टू। एक्सप्लेनेशन वन और टू को आप समझ लेते हैं। देखो, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कंडक्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी कि स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं है अनलेस दोज स्टेटमेंट अकम्पनी, जब तक कि स्टेटमेंट अकम्पनी ना हो या फिर एक्सप्लेन ना करते हो, ठीक है। ये चीज बताई गई, जब कंडक्ट को आप क्या कर रहे हो, अकम्पनी कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, देन आप वो स्टेटमेंट आपके लिए वो रेलिवेंट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन टू क्या बोल रही है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन is relevant, any statement made to him or in presence and hearing which affect such conduct। क्या बोला गया, वो स्टेटमेंट भी रिलेवेंट होगा जो अफेक्ट कर रहा है कंडक्ट को, ठीक है, देन उस कंडीशन में वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने केस लॉस भी इसमें कवर किए, हमने एक्सप्लेनेशन को टॉपिक वाइज देखा, एक एक चीज़ पढ़ ली है। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और आपको अगर पसंद आ रहा है कंटेंट, प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।